Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's BRBL in 30 days series, we are going to discuss the topic limited liability partnership. So limited liability partnership जो है इसे बनाया गया था बिकॉज जो हमारा पार्टनरशिप फर्म है उसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जिसमें से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहता है दैट अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की, कि अगर कंपनी डूब जाए, जो पार्टनरशिप फर्म है अगर वो डूब जाए तो क्रेडिटर्स का पैसा चुकाने के लिए पार्टनर्स को अपना पर्सनल एसेट्स भी बेचनी पड़ सकती हैं. सो देयर लाइबिलिटी वाज अनलिमिटेड. और पार्टनरशिप फर्म का अपना कोई अलग से लीगल पहचान नहीं है जैसे कंपनी का होता है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. सो एलएलपी को क्रिएट किया गया अंडर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. तो एलएलपी सॉर्ट ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि इसकी अपनी एक अलग से लीगल आइडेंटिटी है सेपरेट फ्रॉम इट पार्टनर्स. और एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन होता है. देखो, जो हमारी पार्टनरशिप फर्म नॉर्मल वाली है उसमें अगर पार्टनर की डेथ होगी तो पार्टनरशिप फर्म खत्म, लेकिन एलएलपी को फर्क नहीं पड़ता, पार्टनर्स आते जाते रहते हैं, एलएलपी स्टैंड करता है. ठीक है, पार्टनर्स चेंज होते रहते हैं लेकिन एलएलपी पे फर्क नहीं पड़ता है जैसे कंपनीज के केस में होता है. एंड देयर आर सम डेफिनेशंस इन योर एलएलपी एक्ट. देखो, सबसे पहले एपेलेट ट्रिब्यूनल, जहां जहां पे भी टर्म यूज होगा, एपेलेट ट्रिब्यूनल का मतलब होगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जहां जहां पे भी इस एक्ट में एपेलेट ट्रिब्यूनल वर्ड यूज होगा. बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाता है इसको, यानी कि इसका एक लीगल एग्जिस्टेंस है एज पर द कंपनीज एक्ट. जहां जहां पे भी कोर्ट वर्ड यूज किया जाए, जो हमारे नॉर्मल कोर्ट होते हैं जिनके पास जुरिस्डिक्शन होती है डिस्प्यूट्स, अपील्स और वाइंडिंग अप के केसेस हैंडल करने की, नॉर्मल कोर्ट्स ही हैं ये. डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए मिनिमम 2, जिसकी बात हम आगे अभी फर्दर करेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की. फॉरेन एलएलपी भी एक कॉन्सेप्ट होता है, ऐसी एलएलपी जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर हुआ है लेकिन जो बिजनेस इंडिया में करते हैं उन्हें फॉरेन एलएलपी बोला जाता है. देन देर इज अ एलएलपी अग्रीमेंट, एक रिटन अग्रीमेंट होता है जिसमें सारे म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं पार्टनर्स के. एलएलपी में किसकी क्या ड्यूटीज होंगी, क्या राइट्स होंगे, वो सब कुछ एक एलएलपी अग्रीमेंट में दिया जाता है. ओके, नेक्स्ट अगर हम पार्टनर्स की बात करें तो पार्टनर हो कौन सकता है, कोई भी इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट, कोई एक इंडिविजुअल, इवन कोई कंपनी भी एलएलपी में पार्टनर बन सकती है. कौन एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकता, जो अनसाउंड माइंड का हो, जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो या हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट. जो इंसॉल्वेंट हो रहा है, हो गया है, डिक्लेयर कर दिया है, वो पार्टनर्स नहीं बन सकते हैं. मिनिमम एलएलपी में 2 पार्टनर्स की जरूरत होती है. मान लो अगर कभी ऐसा होता है एलएलपी में कि 2 से कम पार्टनर रह गए, मान लो आपने और मैंने मिलकर एक एलएलपी शुरू किया और आपने पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ दिया, तो अगर 6 महीने से ज्यादा ऐसे रहता है कि मैं अकेली ही पार्टनर हूं, तो जो भी एलएलपी का ऑब्लिगेशन होगा उसके लिए मैं पर्सनली लायबल हो जाऊंगी. क्योंकि अगर आप छोड़ के चले गए, मैं इकलौती रहेगी, तो पार्टनरशिप फॉर्म में तो 2 पार्टनर्स चाहिए, तो मुझे जल्दी से दूसरा ढूंढना होता है. लेकिन इफ एन एलएलपी ऑपरेट्स विद फ्यूअर देन 2 पार्टनर्स फॉर मोर देन 6 मंथ्स, देन द सोल पार्टनर अवेयर ऑफ दिस विल बी पर्सनली लाइबल. देन मैं पर्सनली लाइबल हो जाऊंगी अगर 6 महीने तक मैं अकेली ही काम करती रहती हूँ. ठीक है, उसके बाद डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होना जरूरी होता है एक पार्टनरशिप फर्म में. कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने जरूरी हैं एक पार्टनरशिप फर्म में. ठीक है, और उन दोनों में से कम एक इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए, यानी कि पिछले 1 साल में 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा हो. तो 2 जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनमें से एक का रेजिडेंट होना जरूरी है. इफ ऑल आर कॉर्पोरेट पार्टनर्स, मतलब मान लो 2 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, तीनों ही कॉर्पोरेट्स हैं, इंडिविजुअल नहीं है, कोई कंपनीज ने मिलकर एक एलएलपी बना लिया. 2 individuals who are either partners or nominees of the corporate bodies must act as a designated partner. मान लो एक पार्टनर है कंपनी ए, एक पार्टनर है कंपनी बी, ये भी कॉर्पोरेट है, ये भी कॉर्पोरेट है, इंडिविजुअल तो कोई है ही नहीं इनमें से, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर किसको बनाओगे. तो जो इन फर्म्स में या तो पार्टनर्स हैं या नॉमिनीज हैं उनको डेजिग्नेटेड पार्टनर किसी को बनाना पड़ेगा. मान लो रिलायंस ने और टाटा ने मिलकर अपना एलएलपी बना लिया, तो इनको किसी को पार्टनर या नॉमिनी को लाना पड़ेगा कि ये हमारी तरफ से डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे. बिना डेजिग्नेटेड पार्टनर के काम नहीं चलेगा. ठीक है, और जब इनकॉर्पोरेशन होता है जो डॉक्यूमेंट बनता है उसी में स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर है. एज पर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट डिसाइड हो जाता है कि ये डेजिग्नेटेड पार्टनर है. और जिसको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया जा रहा है उसका प्रायर कंसेंट जरूरी है. और डेजिग्नेटेड पार्टनर की जो डिटेल्स हैं वो रजिस्टर ऑफ कंपनीज को देनी होती है विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट. ठीक है,
उसकी डिटेल्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देनी कि इस एलएलपी का ये डेजिग्नेटेड पार्टनर है। पूरी जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई करे डेजिग्नेटेड पार्टनर, तभी वो डीपी बन सकता है। और हर डेजिग्नेटेड पार्टनर को गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से डीपीआईएन यानी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है। अगर उस पर्सन के पास ऑलरेडी डीआईएन है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, डीआईएन है, तो डीपीआईएन लेने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज डीपीआईएन लेना पड़ता है डेजिग्नेटेड पार्टनर को। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से आता है। अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइबिलिटीज हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के सारे प्रोविजंस को उनको फॉलो करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करना, रिटर्न फाइल करना, रिपोर्ट्स फाइल करना, एज पर दी एक्ट, एज पर दी अग्रीमेंट इनको करना पड़ता है। अगर ये नहीं करते हैं तो उन पे पेनल्टीज लग सकती हैं। ओके एंड अगर एक डीपी, 2 डीपी हैं, मिनिमम 2 डीपी होने चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर, अगर एक छोड़ के चला जाता है तो वैकेंसी के 30 डेज के अंदर अंदर नए डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट करना पड़ता है। ठीक है, देन हर एक एलएलपी का एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होता है। उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का, पूरी प्रॉपर फीस भरो और रिक्वायरमेंट्स विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास ही आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो है वो देना पड़ता है। एंड इसमें एडवोकेट, सीएस या सीए या सब्सक्राइबर्स का जो स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे देना पड़ता है। उन स्टेटमेंट में ये लिखा होगा कि येस, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं हमने सारी फुलफिल करी हैं। इसमें नाम, एलएलपी का फॉर्म, प्रपोज बिजनेस क्या होगा, एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, पार्टनर्स कौन है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। मान लो एक एलएलपी में 6 पार्टनर्स हैं तो कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे और 4 नॉर्मल पार्टनर्स होंगे। इन सबका डाटा आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में देना पड़ता है। अगर आप प्रॉपर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट नहीं मेंटेन करते हो तो 2 साल तक का पनिशमेंट और 10,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का फाइन भी लग सकता है। अगर कोई पर्सन झूठ बोलता है, फॉल्स स्टेटमेंट देता है, तो उस पर फाइन और पेनल्टी लग सकती है। एक तो आपको ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करने हैं, नहीं करोगे तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स पे पेनल्टीज लग सकती हैं। झूठ कोई बोलता है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में झूठ लिखता है तो उस पर 2 साल की सजा या 10,000 से 5 लाख तक का पनिशमेंट भी हो सकता है, पेनल्टी लग सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। इफ ऑल रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लाइंड विद, रजिस्ट्रेशन इज डन विद इन 14 डेज। अगर सारा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बन गया, डीपीआईएन है, सब कुछ है, तो फिर रजिस्ट्रेशन 14 दिन में हो जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ एलएलपी दे दिया जाता है अगर सारी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल्ड हैं। ठीक है, स्टेटमेंट विल बी एक्सेप्टेड बाय रजिस्टर ऑफ कंपनीज एज सफिशिएंट एविडेंस ऑफ कंप्लायंस। जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज है वो अगर बोल दे कि हाँ सब कुछ इन्होंने सही से किया है तो मान लिया जाता है कि हाँ सारी कंप्लायंस फुलफिल्ड है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को भी रजिस्टर ऑफ कंपनी साइन करता है और अपनी ऑफिशियल सील उस पर लगा देता है। तो ये जो सर्टिफिकेट होता है रजिस्ट्रेशन का, ये प्रॉपर एविडेंस होता है कि एलएलपी हमारा इनकॉर्पोरेट हो चुका है, सही से बन चुका है। हर एलएलपी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए है जिसपे सारे कम्युनिकेशन, सारे नोटिस आएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स यहीं पे आएंगे। ये प्रॉपर एड्रेस डिक्लेयर्ड होना चाहिए। अगर आपको ये रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज करना है तो आपको रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास जो है प्रॉपर नोटिस भेजना पड़ता है प्रॉपर फॉर्म में कि हम ये अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो चेंज करना चाहते हैं। अगर ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं माने जाते हैं तो पर डे 500 की पेनल्टी लग सकती है, अप टू मैक्सिमम 50,000 एलएलपी पे, और हर पार्टनर पे भी पेनल्टी लग सकती है जब तक कि कंप्लायंस फुलफिल ना हो जाए। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन का फायदा क्या होता है कि एलएलपी रजिस्टर्ड हो गया, अब एलएलपी अलग से एक लीगल एंटिटी बन जाता है जो केस कर भी सकता है, जिसपे केस भी किया जा सकता है। एलएलपी अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकता है, होल्ड कर सकता है, बेच सकता है, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। और एलएलपी का एक कॉमन सील भी हो सकता है, जैसे वो ठप्पा होता है ना, जैसे कॉमन सील भी एक एलएलपी का हो सकता है। तो एक अलग से लीगल आइडेंटिटी बन जाती है जब एक एलएलपी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम पार्टनर्स की बात करें, जो पार्टनर्स होते हैं एलएलपी के अंदर, जो भी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब करते हैं, एक तो वो पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में, और कुछ लोग बाद में भी कंपनी बनने के हो सकता है 1-2 साल बाद कोई नया पार्टनर ऐड हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। जो पार्टनर्स हैं उनका रिलेशनशिप एलएलपी के साथ कैसा होगा, पार्टनर्स का आपस में रिलेशनशिप क्या होगा, ये एलएलपी अग्रीमेंट डिफाइन करता है। और ये एलएलपी अग्रीमेंट भी आपको रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास फाइल करना पड़ता है। ये अग्रीमेंट आप इनकॉर्पोरेशन से पहले बना सकते हो, ठीक है, और बाद में भी बना सकते हो। कुछ भी मतलब आपने अग्री किया एलएलपी बनने से पहले,
ठीक है, ये आपको इनकॉर्पोरेशन के बाद भी रेटिफाई करना पड़ता है। जैसे मैंने और आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करके एलएलपी बना लिया, एलएलपी बनने के बाद जो हमने पहले वाली जो कंडीशंस आपस में अग्री करी थी वो हमें दोबारा से बाद में रेटिफाई करनी पड़ती हैं। ठीक है, अगर हमने कोई एलएलपी अग्रीमेंट बनाया ही नहीं है तो एलएलपी के अंदर खुद से सेक्शन जो 1 है वो अप्लाई हो जाएगा। वैसे तो बनाना चाहिए खुद का अलग से अग्रीमेंट, अगर हमने अग्रीमेंट नहीं बनाया तो एलएलपी एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजंस दी गई हैं वो हम पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगी। क्या हम पार्टनरशिप फर्म छोड़ भी सकते हैं? तो यस, आपको 30 डेज का नोटिस देना है, आप एलएलपी छोड़ सकते हो। डेथ होने पे, अनसाउंड माइंड का होने पे, इंसॉल्वेंसी होने पे, रेजिग्नेशन होने पे भी हम पार्टनरशिप को फर्म को छोड़ सकते हैं, सिसेशन हो जाता है हमारी पार्टनरशिप का। एंड ऑब्लिगेशंस इनकर ड्यूरिंग पार्टनरशिप कंटिन्यू इवन आफ्टर सेसेशन। जब मैंने पार्टनरशिप के दौरान जो ऑब्लिगेशंस अपने ऊपर ली थी वो बाद में भी मेरे पे रहेंगी जब मैं सिसेशन हो जाता है मेरा। ठीक है, जो पुराने पार्टनर्स हैं या उनके बेनिफिशियरीज हैं उनको कैपिटल का हिस्सा मिल जाता है, प्रॉफिट्स का हिस्सा मिल जाता है। अगर मेरी मान लो डेथ हो गई तो मेरे जो बेनिफिशियरीज हैं, आगे लीगल एयर्स हैं, उनको मेरे हिस्से का पैसा प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं खुद से रिजाइन करी हूँ तो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका कोई हक नहीं है कि अपना पार्टनरशिप छोड़ने के बाद वो फ्यूचर में कोई भी इंटरफेरेंस करें एलएलपी के अंदर। ठीक है, अब क्या आप एक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो? यस। क्या एक प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो? यस। क्या आप एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो? यस। तो ये 3 ऑप्शंस हैं, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, नॉट लिस्टेड, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी आप एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आप कन्वर्ट करते हो फिर आप पे एलएलपी के सारे टर्म्स एंड कंडीशन लगने शुरू हो जाते हैं। रजिस्ट्रार रजिस्टर्स कन्वर्जन अपॉन द कंप्लायंस ऑफ रिस्पेक्टिव शेड्यूल्स। तो अलग अलग शेड्यूल में दिया गया है। देखो, अगर मुझे पार्टनरशिप फॉर्म नॉर्मल से एलएलपी पे जाना है तो मुझे सेकंड शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। तो ये शेड्यूल जो है इनका कंप्लायंस जब मैं करूंगी तब मैं कन्वर्ट हो सकती हूँ। तो फिर उसके बाद मुझे एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। जो मेरी पुरानी मान लो जो पार्टनरशिप फर्म में या प्राइवेट कंपनी में जो भी मेरे एसेट्स थे वो मेरे एलएलपी में ट्रांसफर हो जाएंगे। मैंने कन्वर्ट कर लिया ना खुद को एलएलपी के अंदर। ठीक है, बाकी एलएलपी को अपना एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी एनुअली फाइल करना होता है। एनुअल रिटर्न फाइल कब करना है? फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 60 डेज के अंदर अंदर। अगर लेट अप्लाई करोगे, रिटर्न फाइल लेट करोगे तो फिर पेनल्टी लग जाती है। ठीक है, बाकी ऑडिटिंग वगैरह की भी करवानी पड़ती है। जो अकाउंटिंग के ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं इन कंसल्टेशन विद नेशनल एफआरए एंड आईसीआई, वो सारे एलएलपी पे भी लागू होते हैं। जो कंपनीज वाले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं वो एलएलपी पे भी लागू होते हैं। तो ये सब फॉलो करना पड़ता है। तो देखो, पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारी दिक्कतें हैं और कंपनी बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो बीच का जो पाथ है वो हमारा एलएलपी है कि कंपनी जितने ऑब्लिगेशंस भी हैं लेकिन और एक पार्टनरशिप फर्म जितना लाइबिलिटी भी नहीं है, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म जितना। ठीक है, तो अब इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अ पार्टनर में सीज टू बी अ पार्ट ऑफ एलएलपी एज पर द अग्रीमेंट और बाय गिविंग 30 डे नोटिस। ठीक है, सिसेशन कैन अकर ड्यू टू डेथ, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंसी, रेजिग्नेशन। ठीक है, आप छोड़ सकते हो पार्टनरशिप फर्म, या डेथ होगी, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंसी हो गया। ऑब्लिगेशंस इनकर ड्यूरिंग पार्टनरशिप डू नॉट कंटिन्यू आफ्टर सिसेशन, ये गलत है। जो मेरी ऑब्लिगेशन पार्टनरशिप फर्म में, मैंने पार्टनरशिप फर्म में रहते हुए जो जो ऑब्लिगेशंस इनकर करी थी वो बाद में भी कंटिन्यू होती हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। सी आखिरी, फॉर्मर पार्टनर्स और देयर बेनिफिशियरीज आर एंटाइटल्ड टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन। यस, तो मैंने पार्टनरशिप फर्म में आते हुए जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था, जब मैं छोड़ के जा रही हूँ तो मुझे मेरा हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अपॉइंटमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर मस्ट हैपन विद इन 90 डेज ऑफ वैकेंसी। 90 डेज के अंदर करना होता है, नहीं 30 डेज के अंदर अंदर नए को लेके आना होता है। डीपीज कैन नॉट बी अपॉइंटेड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऐसा नहीं है। इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आपको पता होना चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है। एवरी एलएलपी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु आर इंडिविजुअल्स एंड अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कैन बी अ पार्टनर। ये गलत है, ये सही है। डेजिग्नेटेड पार्टनर आप ह्यूमंस को बनाते हो, कोई कंपनी को डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बनाते हो, तो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। आखिरी है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। एंड एलएलपी इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट पार्टनर्स, ये गलत है। एलएलपी का अलग एक लीगल एग्जिस्टेंस होता है, पार्टनर्स का अलग होता है। ठीक है, एलएलपी हैज परपेचुअल सक्सेशन, यस, यानी कि इसकी एग्जिस्टेंस कंटिन्यू करती है चाहे पार्टनर्स चेंज होते रहें।
करेक्ट। चेंजेस इन पार्टनर्स ऑफ एलएलपी विल अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड लाइबिलिटीज, ये गलत है। पार्टनर्स तो आते जाते रहते हैं, एलएलपी की एग्जिस्टेंस पे, राइट्स लाइबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एन एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एलएलपी एक्ट 2008, सेपरेट फ्रॉम इट पार्टनर्स, ये सही है। तो करेक्ट कौन सा है? 2 and 4, तो डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।